ओके, वेलकम एवरीवन वंस अगेन टू संकल्प क्लासेस। और आज हमारा लास्ट लेक्चर है ऑन द चैप्टर ऑफ सेट्स। और जैसा मैं हर क्लास में आपको कहता भी रहा हूँ कि जब भी हम कोई लेक्चर कंप्लीट करते हैं, आपकी डीपीज अपलोड हो रही हैं आपकी ऐप में, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज की क्लास का जो पर्पस है वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग है ना। थ्योरी हमने सारी पढ़ ली है सेट्स की, सारे फार्मूला सारे कॉन्सेप्ट्स हमने देख लिए हैं। आज हम सिर्फ उन कॉन्सेप्ट्स का एक एप्लीकेशन, जिसको हम प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास के नाम से बोल रहे हैं, टुडे इज द लास्ट लेक्चर। और इसके बाद आपको सेट्स के ऊपर कुछ प्रैक्टिस शीट्स मिल जाएंगे आपके ऐप के अंदर, तो काइंडली उनको आप सॉल्व कर लीजिएगा। राइट नाउ स्टार्टिंग विद द क्वेश्चंस, कल हमने प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस स्टार्ट किया था। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में कुछ फार्मूलाज हमने फॉर्म किए थे, तो वहीं से स्टार्ट लेते हुए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं ध्यान से। इन अ ग्रुप ऑफ 60 पर्सन्स, तो कहने का मतलब ये हुआ, अच्छा ऐसे करो, पहले तो सेट्स डिफाइन करो। सेट ए उनको बोल देते हैं बेटा जो कॉफ़ी लवर है, मतलब कॉफ़ी पसंद करते हैं। और सेट बी वो लोग हैं who likes to drink tea। एंड कुछ डेटा हमें दिया गया है इन अ ग्रुप ऑफ 60 पर्सन, मतलब 60 लोगों के ऊपर सर्वे हुआ। इसका मतलब इस एग्जाम्पल में यूनिवर्सल सेट 60 हो गया। देन और ये भी बोला उसने, दिस ग्रुप ऑफ 60 पर्सन ईच टेक्स एटलीस्ट 1 टी और कॉफी। देखो मजा आ गया, पहले क्वेश्चन में मजा आ गया। ये जो 60 लोग हैं, दे टेक एटलीस्ट टी और कॉफी। इसका मतलब ये जो 60 लोग हैं ये कुछ ना कुछ तो लेते ही हैं। इसका मतलब दिस 60 इज इक्विवेलेंट टू ए यूनियन बी। मतलब एक ऐसा एग्जांपल हो गया जिसमें ये वाला सेट, इसमें क्या आएगा, 0। मतलब ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो कुछ भी ना पीता हो, मतलब कोई, हर कोई 60 के 60 में दे आर इन्वॉल्व इन वन ऑफ द सेट्स, एटलीस्ट वन ऑफ द सेट्स। तो एटलीस्ट वन ऑफ सेट्स को हमने कल क्या लैंग्वेज दिया था, ए यूनियन बी का। आगे पढ़ते हैं। इफ 20 ऑफ देम टेक टी बट नॉट कॉफी, तो इस 20 को हम कैसे, अच्छा, एंड 35 टेक टी। चलो दो वैल्यूज हमें और दी हुई हैं। पहला, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट बी कितना, 35, क्योंकि 35 टेक टी बट 20 ऑफ देम टेक टी बट नॉट कॉफी। तो इसका मतलब वो लोग जो टी पीते हैं एंड कॉफी नहीं पीते हैं। मतलब बी है एंड ए नहीं है, ए नहीं है तो ए कॉम्प्लीमेंट, और वो कितने लोग हैं, 20। अब इसका बेटा हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, बी इंटरसेक्शन ए डैश का मतलब हुआ सेट बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, एंड ये हमें 20 दिया हुआ है। सेट बी की वैल्यू आप डाल दें यहाँ पे 35, तो यहाँ से हमें ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू मिल जाएगी 15। अब फिर से लास्ट में अब हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ए यूनियन बी का। तो ए यूनियन बी का फॉर्मूला एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। अब जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज एज पर द डेटा। 60 इज एन ए, सॉरी ए यूनियन बी, ए हमें नहीं पता, बी में 35 लोग हैं और ए इंटरसेक्शन बी में 15 लोग हैं। तो यहाँ से बच्चे एन ए की वैल्यू 60 आ जाती है। ठीक है, अगर हम इस पूरे डेटा को वेन डायग्राम के अंदर अलाइन करें तो ये डेटा कैसे अलाइन होगा, ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब कॉमन रीजन इज 15, तो ये 15 लोग हुए, और ये 20 हुए, क्योंकि 20 वो लोग हैं जो सिर्फ चाय पीते हैं, कॉफी नहीं पीते। 15 कॉमन आए, इंटरसेक्शन निकाला था, तो 20 और 15, अच्छा ऐसे कर लो ना, सॉरी
यहाँ पे कैलकुलेशन एरर कर दिया हमने एक। एन ए बेटे आई थिंक यहाँ से आएगा 40, तो उसका मतलब 25 लोग वो होंगे जो सिर्फ कॉफ़ी पीते हैं, चाय नहीं पीते। अब देखो आपके दोनों आंसर हो गए, बोथ टी एंड कॉफ़ी, तो बोथ टी एंड कॉफ़ी ये आ गया 15। फिर कॉफ़ी बट नॉट टी, तो वो कितना हो गया 25। और अगर कॉफ़ी बट नॉट टी को आप मैथमेटिकली लिखना चाहते हो, मतलब कॉफ़ी बट नॉट टी, ये हो गया उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। और ये वैल्यू निकालने के लिए हमने करना क्या है, एन ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये वैल्यूज हमने निकाल ली हैं। ये 14 है, ये 15 है, इसका मतलब ये टोटल कितना हो गया 25। तो अब देखो हर चीज़ हम कर पा रहे हैं। और इस एग्जाम्पल में ये भी हो गया कि वो कौन से लोग हैं जो कुछ भी नहीं पीते, ना चाय पीते हैं ना कॉफ़ी पीते हैं। तो इस केस में वो आंसर क्या हो गया 0, क्योंकि 60 ही हमें दिया था ए यूनियन बी, तो वही हमारे लिए यूनिवर्सल सेट भी ट्रीट होगा। आई होप दिस एग्जाम्पल इज क्लियर। ठीक है, तो कल जैसे जो फॉर्मूलाज पढ़े उसका एक छोटा सा एप्लीकेशन। आगे बढ़ते हैं बेटा, है ना। आज हमने बहुत सारे क्वेश्चंस डील करने हैं आज। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए क्या क्या डेटा में दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। एक सर्वे हुआ और इसमें देखो जो वैल्यूज दिए परसेंटेज में दिए हैं, 60% वॉच न्यूज़ चैनल, 76% वॉच अनदर चैनल। तो क्योंकि परसेंटेज में बात चल रही है, तो लेट अस से हियर यूनिवर्सल सेट इज 100, मतलब 100 लोगों पे सर्वे हुआ। और यहाँ पे हम दो सेट्स बना देंगे, सेट ए कौन सा, द पर्सन हु वॉचेस न्यूज, और सेट बी कौन सा, पीपल या पर्सन्स हु वॉच अदर चैनल। ऐसा कुछ लैंग्वेज है क्वेश्चन के अंदर। अब देखो हमें क्या क्या डेटा दिया हुआ है। 60%, तो 100 का 60% इज 60, 60% ऑफ द पीपल वॉच न्यूज चैनल। इसका मतलब सेट ए में 60 लोग इन्वॉल्व है, 76% वॉच अनदर चैनल। एंड इफ X percentage watch both the channels, then what? तो हमें X का रेंज निकालना है। X का मतलब क्या हो गया A इंटरसेक्शन B, क्योंकि X परसेंटेज कौन है, ऑफ द पीपल विच वॉच बोथ का मतलब वो न्यूज चैनल भी देखते हैं एंड अदर चैनल। और जैसे ही एंड आता है तो हम क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन लेते हैं। ठीक है, तो हमें इंटरसेक्शन के ऊपर कमेंट करना है कि X का रेंज क्या होगा या X की वैल्यू क्या होगी, ये हमें निकालना है। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखो बेटा। तो इसको स्टार्ट कैसे लेंगे, हम A यूनियन B का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, that A union B is NA plus NB minus A intersection B। तो यहां से N A इंटरसेक्शन B, जिसको हम X भी बोलेंगे, वो किसके इक्वल आ गया, NA दैट इज 60, NB 76, बट माइनस में A यूनियन B, राइट। अब हमने इसकी वैल्यू निकालनी है ना, ये है क्या मेरे लिए X, A इंटरसेक्शन B इज X। अब कॉमन सेंस यहां पे चाहिए, कॉमन सेंस ध्यान से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। तो X मिनिमम तब होगा इफ X will be minimum if A union B is maximum, but A यूनियन B की मैक्सिमम वैल्यू यूनिवर्सल सेट से ज्यादा तो नहीं हो सकती, और यूनिवर्सल सेट इस केस में हमने 100 मान लिया, हाँ या ना। तो जैसे आप यहां पे 100 पुट करोगे, यहां पे 100, तो
तो ए इंटरसेक्शन बी की लीस्ट पॉसिबल वैल्यू, मतलब एक्स की लीस्ट पॉसिबल वैल्यू 100 पुट करते ही क्या आ जाएगी? 36। मतलब हम कुछ भी कर लें 36 तो एक्स का मिनिमम वैल्यू होगा ही होगा, मतलब 36 ऐसे लोग होंगे ही होंगे जो दोनों चैनल्स को वॉच करते हैं, मिनिमम। ये मिनिमम की हम बात कर रहे हैं, राइट? अब मैक्सिमम की अगर हमें बात करनी है, फिर से x will be maximum if A union B is minimum। अब सवाल ये अराइज होता है कि A यूनियन B का मिनिमम वैल्यू क्या होगा और कब होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो ना यार, जब सेट B में 76 पीपल हैं तो A यूनियन B में तो A और B के सारे एलिमेंट्स आएंगे। तो मैं कुछ भी कर लूं, A यूनियन B में मिनिमम 76 पीपल आएंगे, और वो भी कब? when A is subset of B, because ये हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि if A is subset of B then A union B will be B, और B की वैल्यू कितनी है? 76। अगर मैं इस फॉर्मूला में A union B की जगह पे रखता हूं 76, तो x का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू यहां पे डालो 76, तो x का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितना आ गया? 60। इसका मतलब फ्रॉम 1 and 2 we can say that x का रेंज क्या बना? फिर देखो ना, x की लीस्ट वैल्यू 36 आ रही है, x की मैक्सिमम वैल्यू 60 आ रही है। इसका मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट, मतलब x कैन वेरी फ्रॉम 36 to 60, है ना? तो x का यहाँ पे रेंज निकलेगा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलेगी। क्यों नहीं निकलेगी एग्जैक्ट वैल्यू? क्योंकि हमें A यूनियन B पता ही नहीं है क्या है। तो A यूनियन B को अगर हम वेरी करेंगे, देखो ना इस फॉर्मूला में आप, अगर A यूनियन B चेंज होगा तो फिर A इंटरसेक्शन B भी चेंज होगा। और उसमें हमने लॉजिक क्या दिया कि भाई जब ये मिनिमम होगा ये मैक्सिमम होगा, और जब ये मैक्सिमम होगा ये मिनिमम होगा। फिर इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या ले ली? 100, यूनिवर्सल सेट, तो उस केस में ये मिनिमम हो गया। और इसकी लीस्ट वैल्यू क्या ले ली? 76, वो भी कब? जब A B का सबसेट होगा। तो उससे हमें x का रेंज मिल गया। क्लियर? नाउ दिस डेटा इज बेस्ड ऑन 3 सेट्स। पढ़ा था हमने कल, 3 सेट्स को लेके भी हमने फॉर्मूलाज पढ़े थे सारे, है ना? तो ध्यान से लैंग्वेज को देखो एक बार, क्या क्या गिवन है। सबसे पहले बोलता है इन ए ग्रुप ऑफ 500 पर्सन्स, तो 500 लोगों के ऊपर बात चल रही है। और उसमें क्या बोला? 300 ड्रिंक टी, कॉफी एंड कोल्ड ड्रिंक। तो सेट डिफाइन कर दे बेटा जल्दी से, लेट्स डिफाइन द सेट्स क्विकली। तो सेट ए हम मान लेते हैं हु लाइक टी, सेट बी हम मान लेते हैं हु लाइक कॉफी, एंड सेट सी हम मान लेते हैं हु लाइक कोल्ड ड्रिंक। अब जो हमें डेटा दिया है इसको अलाइन करना शुरू करें। देखो क्या क्या डेटा है। 500 लोगों की बात चल रही है, तो जितने लोगों की भी बात चल रही है दैट इज माय यूनिवर्सल सेट, हेंस 500। फर्दर क्या कहता है? सेट ए, सेट ए मतलब टी लवर्स, टी लवर्स कितने हैं? 300। देन सेट बी मतलब कॉफी लवर्स, वो कितने हो गए? 150। फिर आ जाओ सेट सी पे, हाँ जी, सेट सी कोल्ड ड्रिंक कितने लोग पीते हैं? 250, कोल्ड ड्रिंक के लिए 250। आगे बढ़ो, और क्या डेटा दिया हमें क्वेश्चन में? 90 टेक टी एंड कॉफी, तो टी एंड कॉफी मतलब दोनों। अब दोनों का मतलब हो गया बेटा, दोनों का मतलब हो गया A इंटरसेक्शन B। ये दे दिया हमें 90 टी एंड कॉफी। फिर बोलता है 110 टेक टी एंड कोल्ड ड्रिंक, टी एंड कोल्ड ड्रिंक, तो मतलब A इंटरसेक्शन C इज 110। फिर 80 टेक कॉफी एंड कोल्ड ड्रिंक, कॉफी एंड कोल्ड ड्रिंक मतलब
B इंटरसेक्शन C इज गिवन टू मी 80. और क्या डेटा है, पढ़ो ध्यान से. एंड 30 टेक नन ऑफ द 3 ड्रिंक्स. बहुत बढ़िया. 30 ऐसे लोग हैं जो कुछ भी नहीं लेते. तो इस 30 को हम कैसे जस्टिफाई करेंगे? तो ये 30 का मतलब हुआ बच्चे, मतलब वो लोग विच डोंट टेक टी, विच डोंट, मतलब ना वो चाय पीते हैं, ना वो कॉफ़ी पीते हैं, एंड ना वो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं. ऐसे कितने लोग हैं? 30. अब बाय डिमॉर्गन्स लॉ इसको मैं लिखूंगा A यूनियन B यूनियन C होल कॉम्प्लीमेंट. दिस इज 30. पर मेरे को ये भी समझ में आता है कि A यूनियन B यूनियन C होल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट माइनस A यूनियन B यूनियन C. ये 30 है. अच्छा, यूनिवर्सल सेट की वैल्यू हमें पता है, दिया था क्वेश्चन में 500. तो अगर ये 500 है तो यहां से बेटा, यहां से हमें क्या मिल गया? A यूनियन B यूनियन C मिल गया. किसके इक्वल? 470, है ना, बिकॉज दिस इज 500 माइनस 470 इज 30. तो दिस इज द डेटा गिवन. अब देखो ध्यान से, हमें चाहिए क्या? फाइंड द पर्सन्स हु टेक ऑल 3. तो इसका मतलब हमें निकालना क्या है? वो लोग जो तीनों पीते हैं. तीनों का मतलब दे लाइक टी एंड कॉफी एंड कोल्ड ड्रिंक. और एंड का मतलब इंटरसेक्शन. तो हमें A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C निकालना है. ये सवाल हो गया, ठीक है. तो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन इज, हमें A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C निकालना है. दिस द क्वेश्चन. आई होप लैंग्वेज इज क्लियर. अभी तक मैंने आपको सिर्फ क्वेश्चन एक्सप्लेन किया है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है. हाँ जी, ये सारा सेटअप बन गया. और A यूनियन B यूनियन C पता है, और A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C निकालना, और सारा डेटा हमारे पास है. तो यहाँ पे देखो कौन सा फॉर्मूला आपके काम आएगा. वो फॉर्मूला आइडेंटिफिकेशन हो जाना चाहिए, ठीक है ना. तो यहाँ पे बेटा द फॉर्मूला will be n of A यूनियन B यूनियन C. ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे. और वैसे तो कल एक शॉर्ट फॉर्म बताया था, S1 माइनस S2 प्लस S3. S1 का मतलब क्या था? S1 का मतलब क्या होता है? सम ऑफ द सेट्स टेकन वन एट ए टाइम. ये बन गया S1 माइनस S2. S2 का मतलब सम ऑफ द इंटरसेक्शंस टेकन 2 एट ए टाइम. मतलब A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन C, B इंटरसेक्शन C प्लस S3. और S3 का मतलब इंटरसेक्शन टेकन 3 एट ए टाइम. अब देखो इस इक्वेशन में हमें सारा डेटा पता है, बस पुट इन करना आपको. ये देखो, ये 470 सेट A की वैल्यू. सेट A में कितने थे? 300. सेट B में 150. सेट C में 250. देन A इंटरसेक्शन B इज 90. A इंटरसेक्शन C इज 110. B इंटरसेक्शन C इज 80. और हमें A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C तो निकालना ही है. बस जस्ट डू द कैलकुलेशन. यहां से जब आप कैलकुलेशन करते हो तो आपको ऑटोमेटिकली A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C की वैल्यू मिल जाएगी. अब कितनी मिल जाएगी वो देख लेते हैं थोड़ा. कैलकुलेशन 550, 550 और 150, 700. 700 में से 200 गए, 500. ठीक कर रहे हैं? ये हो गया आपका 400 300. हाँ, 700 में से 200 गए, 500 और 80 और गए, 80 और गए 420. तो 420 को जब उधर ट्रांसपोज करोगे, वी आर लेफ्ट विद 50. इट मीन्स इन दिस ग्रुप देर आर 50 पीपल या 50 पर्सन्स हु ड्रिंक ऑल द 3, कॉफी एज वेल एज टी एज वेल एज कोल्ड ड्रिंक. समझ में आ रहा है ना? ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सेट्स पे जो हमने कल फॉर्मूलाज स्टडी किए थे,
ये उनके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं। एंड मैंने तब कल भी समझाया था, दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। इस तरीके की चीज़ों का एप्लीकेशन आपको फिर परमुटेशंस में देखने को मिलेगा जब हम पीएनसी पढ़ रहे होंगे। फिर इन्हीं फार्मूलाज का एप्लीकेशन हमें प्रोबेबिलिटी में भी दिखाई देगा जब हम प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे होंगे। तो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हैं आसान बट काम की चीज़ें हैं, मतलब बार बार यूज में आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अगेन काफ़ी सारा डेटा दिया हुआ है, काफ़ी सारा डेटा दिया हुआ है। देखो फार्मूला एप्लीकेशन है, प्योर फार्मूला एप्लीकेशन क्वेश्चन है ये, आपको समझ में आना चाहिए कौन सी चीज़ क्या रिप्रेजेंट करती है और वैल्यू कैसे निकालते हैं। देखो 3 फाइनाइट सेट्स, सेट ए में 17, सेट बी में 13 ऑब्जेक्ट, सेट सी में 15 एलिमेंट्स, फिर ए इंटरसेक्शन बी 9, बी इंटरसेक्शन सी 4, ए इंटरसेक्शन सी 5, ए इंटरसेक्शन, तो सब तो दे दिया, यूनिवर्सल सेट भी दे दिया, और क्या चाहते हो, एवरीथिंग इज गिवन टू अस। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखो, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन एंड थर्ड पार्ट, इन तीनों को ध्यान से देखो। इसका मतलब क्या हुआ, ए है इंटरसेक्शन का मतलब एंड, बी नहीं है मतलब बी डैश एंड सी डैश, मतलब ये कौन सा सेट हुआ, ये सब लैंग्वेजेस आपको सिखाई हैं फॉर्मूलाज में। तो फर्स्ट पार्ट का मतलब क्या हुआ, वो लोग जो कहीं पे भी नहीं है, सॉरी मतलब ए में है एंड बी में नहीं है एंड सी में नहीं है, मतलब फर्स्ट का मतलब क्या हो गया, ओनली ए। फर्स्ट पार्ट इज बेसिकली ओनली ए, याद करिए, मतलब वो लोग जो सिर्फ और सिर्फ ए में है, क्योंकि ए है एंड बी नहीं है एंड सी नहीं है। और अगर आपको याद हो, इसका फॉर्मूला लिखवाया था बेटा आपको, सेट ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पे वैल्यूज डाल दोगे सारे, ठीक है ना, यू कैन पुट द वैल्यूज। तो एन ए 17, फिर ए इंटरसेक्शन बी 9, ए इंटरसेक्शन सी 5 एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज 3। इसका मतलब 17 माइनस 9 माइनस 5 20, और आई थिंक आंसर इज 6। आप ऐसे करो, पैरेलली एक वेन डायग्राम बनाओ और इस वेन डायग्राम में सारे डेटा को अरेंज करने की कोशिश करो, क्योंकि अगर आपने इस क्वेश्चन को पहले फॉर्मूला से सॉल्व कर लो और फिर वेन डायग्राम में अरेंज करो, आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ठीक है, करते हैं इस क्वेश्चन को पूरा, करते हैं स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन से आपको क्या होगा, इस तरीके का क्वेश्चन फिर आपको कभी भी तंग ही नहीं करेगा, है ना। तो लेट्स हैंडल ईच ऑफ द पार्ट्स वन बाय वन, आराम आराम से करते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट हाँ करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। पेशेंटली आप इसको सुनते जाओ। अब सेकेंड पार्ट का क्या मतलब है, ओनली बी, क्योंकि सेकेंड पार्ट में डिमांड क्या है, वो लोग जो बी में है एंड ए में नहीं है एंड सी में नहीं है। तो रखो वैल्यूज जल्दी से, सॉरी पहले तो फॉर्मूला लगा दो, क्या है जी फॉर्मूला इसका, तो हम बोलेंगे वो लोग जो बी में है माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। पुट द वैल्यूज, डू द मैथ्स। अब एन बी 13 हो गया, फिर ए इंटरसेक्शन बी 9 है, बी इंटरसेक्शन सी 4 है और तीन को इंटरसेक्शन 3 है। तो 13 से 13 खत्म हो रहा है पूरा, तो बचा 3। फिर थर्ड पार्ट का क्या मतलब है, ओनली सी। अब सीधे रखें वैल्यूज, है ना, सीधे वैल्यूज रखें। अब क्या क्या बार बार वही फॉर्मूला को हम स्टडी करेंगे, सीधे वैल्यूज रखते हैं। एन सी का मतलब 15, फिर बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए प्लस ए इंटरसेक्शन बी
इंटरसेक्शन सी। देखिए क्या बच गया, 15 माइनस 5 10 माइनस 6 6 और 3 9। यहाँ तक आ गए है ना, ये ओनली ए, ये ओनली बी, ये ओनली सी। अब ऐसा करते हैं, क्योंकि लगभग सारा ही डेटा अब इस वेन डायग्राम में फिट किया जा सकता है, और फिर बाकी के क्वेश्चन हम चाहें तो वेन डायग्राम से भी निकाल सकते हैं। लेट्स सी, लेट्स सी, पहले इतने का एक वेन डायग्राम बनाते हैं। देखो ये आपका यूनिवर्सल सेट, फिर इसके अंदर 3 सेट्स बनाओ, सेट ए, सेट बी एंड सेट सी। जितना भी डेटा दिया अब इसमें फिट हो सकता है। देखिए कैसे, यहां से शुरू करो। A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज 3, तो बेटा यहां पे लगाओगे आप 3, तीनों में कॉमन। और बोलो अब A इंटरसेक्शन B हमें 9 दिया है, तो A इंटरसेक्शन B का मतलब ये सारा, ये सारा, इसका मतलब ये कितना हो गया 6, क्योंकि पूरा A इंटरसेक्शन B 9 है, तो 6 + 3 9 हो गया। सिमिलरली A इंटरसेक्शन C देखो 5 है, ये 3 है, तो ये 2 हो गया। फिर B इंटरसेक्शन C 4, B इंटरसेक्शन C इज 4, ये 3 है, तो यहाँ पे 1 आ गया। अब ये वाला पार्ट ओनली A निकाला आपने, अभी ओनली A कितना निकाला था 6। देखो अब आपको पूरा डेटा टैली होता दिखाई देगा, ये ओनली A 6 आ गया। अब सेट A को जोड़ो, पूरा सेट A 6 6 12 3 15 और 2 17, देख लो सेट A 17। अब सेट B की बात करो, 6 3 9 1 10 और ओनली B में 3, तो हो गए पूरे 13। सिमिलरली C की बात करो, 2 3 5 और 1 6, और C में है कितने लोग टोटल 15, तो ओनली C में कितने बच गए 9। पूरा वेन डायग्राम आपका मैनेज हो गया यहाँ पे, कंप्लीट वेन डायग्राम। अब इस वेन डायग्राम से आप कोई भी पार्ट आंसर कर सकते हो आसानी से, जैसे कि इसका मतलब क्या हुआ फोर्थ का, ये 6, वो लोग जो A में है एंड B में है एंड C में नहीं है, तो नेचुरली दिस आंसर इज 6, ये वाला 6। फिर वो लोग जो C में है एंड A में नहीं है एंड B में, अच्छा ये तुमने कर लिया ओनली C। फिर यहाँ पे आओ, वो लोग B में है, C में है एंड A में नहीं है, B है C है A नहीं है, 1 आ गया इसका आंसर, दिस इज 1। फिर वो लोग जो A में है C में है बट B में नहीं है, इसका आंसर 2 आ गया, ये वाला 2 वेन डायग्राम। फिर A यूनियन B यूनियन C, वो तो ऑब्वियसली इन सबका सम होगा, अदरवाइज फार्मूला से भी जा सकते हो, फार्मूला भी हमने पिछले क्वेश्चन में यूज़ किया। अदरवाइज सीधे सबको ऐड कर दो, 6 6 12 3 15 5 20 और ये 10 30, ये 30 आ रहा बेटा, ये 30 आ रहा। फिर ये थोड़ा डिफरेंट है, A यूनियन B यूनियन C कॉम्प्लीमेंट, तो A यूनियन B यूनियन C कॉम्प्लीमेंट। अब ऐसे सोचो, यूनिवर्सल सेट में कितने लोग दिए आपको 50, और A यूनियन B C हो गया 30, तो बाहर कितने बैठे 20। अब जब आप C का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो बाहर वाला रीजन तो आना ही आना, मतलब A और B का सारा रीजन और ये बाहर वाला रीजन। इस मतलब इस 9 को छोड़ दो, बाकी सब आएगा, इस 9 लोगों को छोड़ के बाकी सब आएगा, तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या बैठा 41, क्योंकि ये वाले सिर्फ ओनली C वाले लोग नहीं आएंगे, A पूरा आएगा, B पूरा आएगा, A यूनियन B है तो A के सारे लोग, B के सारे लोग, और C कॉम्प्लीमेंट है तो आउटसाइड वाले लोग, तो उसका मतलब सिर्फ ये वाले 9 लोग नहीं आएंगे, तो उसका आंसर 41 हो गया। तो देखो जैसे आपने ओनली A ओनली B ओनली C को सेट किया, पूरा डेटा आपका अलाइन हो गया वेन डायग्राम में। अदरवाइज हम इन सारे क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप, जैसे हम ये फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट हमने यूजिंग फार्मूलाज किया है, जो हमने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सेट के अंदर पढ़े थे, तो आप अगर चाहो तो आप सारे के फॉर्मूलाज लगा लगा के सॉल्व कर सकते हो, या फिर एक वेन डायग्राम बनाओ
और इस वेन डायग्राम में इस पूरे डेटा को अलाइन कर दो और वहां से बात बन जाएगी। ठीक। ये हमने पहले भी किया था। यूज ऑफ सिंबल्स, ये मैं क्विकली, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, दोबारा देखो। आपको ये बताया था जब भी हम बिलोंग्स टू का सिंबल यूज करते हैं, इधर भी होना चाहिए एलिमेंट, इधर भी होना चाहिए एलिमेंट। और जब हम सबसेट का यूज करते हैं, सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने। बिलोंग्स टू के लिए एक तरफ एलिमेंट होना चाहिए और दूसरी तरफ सेट होना चाहिए। और सबसेट का सिंबल यूज करते हैं तो इधर भी सेट होना चाहिए, इधर भी सेट होना चाहिए, है ना, तभी ये सिंबल वैलिड है ना। इस चीज को ध्यान में रखना है। आगे आगे हम एक सेट दिया ए, उस सेट के एलिमेंट्स देखो पहले ध्यान से। तो मैं बोलूंगा सेट ए में 4 एलिमेंट्स हैं, पता कौन कौन? एक 1, एक 2, अब 3,4 सेट है पर एक एलिमेंट भी है, एंड 5। जिसको आप ऐसे सोचो, आप ऐसे सोचिएगा कि सेट ए में 4 एलिमेंट्स हैं, से ए बी सी डी, एंड ऑब्वियसली मैं ए किसको बोल रहा हूं? 1 को। मैं बी किसको बोल रहा हूं? 2 को। सी किसको बोल रहा हूं? सी को मैं थोड़ा अलग से भी लिख के दिखा देता हूं। आई एम सेइंग सी इज दिस सेट। तो सी ये आपका तीसरा एलिमेंट हो गया, और ए सेट का चौथा एलिमेंट है 5, तो डी इज 5। ठीक है, पहले डेटा को अच्छे से समझ लो, हमें क्या क्या गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर। नाउ वंस द डेटा इज क्लियर, अब आपको सिर्फ ट्रू और फॉल्स जस्टिफाई करना है कि कौन सी चीज ट्रू है, कौन सी चीज फॉल्स है। अब फर्स्ट पार्ट पे आइए। सेट कंटेनिंग 3 4 इज सबसेट ऑफ ए। मतलब अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करना चाहता हूं तो फर्स्ट पार्ट में कुछ ऐसा लिखा हुआ है, बी इज सबसेट ऑफ ए, और फर्स्ट पार्ट में बेटा बी कौन है? 3,4। अब कोई भी सेट बी ए का सबसेट होगा अगर बी के सारे एलिमेंट्स 3 और 4 ए में होंगे। अब ऐसे सोचो, 3 बिलोंग्स टू ए, देख लो ध्यान से, कहीं पे भी एलिमेंट 3 दिखाई दे रहा है आपको सेट ए में? 3 बिलोंग टू ए नहीं है, 4 बिलोंग्स टू ए नहीं है। इसका मतलब 3 और 4 बी में है बट ए में नहीं है, तो फिर वो सबसेट नहीं हुआ ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? फॉल्स। हाँ, 3,4 एलिमेंट है, दिस इज ट्रू, अगेन दिस इज अगेन ट्रू। क्यों ट्रू है ध्यान से समझिएगा, इसको थर्ड पार्ट को ध्यान से समझिएगा। देखो थर्ड पार्ट में एक सेट बनाया उसने, C इज सबसेट ऑफ A, और C बोल किसको रहा है? वो सेट कंटेनिंग 3 4 को तो हमने स्मॉल सी माना था। अब क्योंकि C का जो एलिमेंट है वो A का भी एलिमेंट है, देखो ना A के अंदर C है ना, हेंस all the elements of C are present in A, therefore C is a subset of A, hence true. 1 belongs to A, I think ये तो साफ साफ दिख रहा है आपको, this is true. 1 is subset of A, false, ये तो सिंबल ही गलत यूज हुआ है। फिर set containing 1 2 and 5 is subset of A, this is true. 6th true हो गया। सेट 1 to 5 बिलोंग्स टू ए, ये फॉल्स हो गया क्योंकि 1 to 5 ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है ए का, ये फॉल्स हो गया। 3 नहीं है। 5 बिलोंग्स टू ए, ये भी गलत है। 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, ये सही है। फिर सेट कंटेनिंग 5 इज सबसेट ऑफ ए, 5 ए का एलिमेंट नहीं है, और अगर 5 ए का एलिमेंट नहीं है तो ये फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हो गया। ऐसा एक एग्जाम्पल हमने जब हम थ्योरी को पढ़ रहे थे तब भी एक डिस्कस किया था, सिमिलर एग्जाम्पल, राइट? बिल्कुल एक सिमिलर एग्जाम्पल तब भी डिस्कस किया था कि आपको इन दो सिंबल्स का बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। जब भी आपको बिलोंग्स टू का सिंबल यूज करना है, एक तरफ एलिमेंट होना चाहिए, एक तरफ सेट होना चाहिए। जब भी आपको सबसेट का सिंबल यूज करना है, इधर भी सेट होना चाहिए, उधर भी सेट होना चाहिए, तभी बात बनेगी। ठीक,
ये यूज ऑफ सिंबल्स का एग्जांपल आ गया एक। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। ए इज फाइव, हाँ जी, बहुत बढ़िया। ए इज फाइव, फाइव मतलब एम्प्टी सेट। तो आप ऐसे सोचो ना, पावर सेट ऑफ सॉरी ए में कितने एलिमेंट्स हैं? 0। तो इसका मतलब पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स होंगे? 2 पावर 0, दैट इज 1। और पावर सेट में आएगा क्या? पावर सेट ऑफ एनी सेट इज सेट कंटेनिंग सबसेट्स ऑफ ए। भाई ए खुद ही 5 है, तो इसमें एक एलिमेंट आ जाएगा 5, बिकॉज सेट ए का एक ही सबसेट है और वो कौन है? 5। तो सेट कंटेनिंग द सबसेट्स इज कॉल्ड पावर सेट। तो पावर सेट ऑफ ए 5 हो गया। Hence, power set of A has only one element and that element is phi because phi is subset of A, है ना? ये सब पढ़ाया हुआ है। अगर सेट ए में इतने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, ऑल वी हैव डिस्कस्ड, राइट? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, छोटा सा सवाल था। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, वेरी बेसिक क्वेश्चन। कहता है दो सेट्स हैं, दो सेट्स हैं, सेट ऑफ ट्रायंगल्स, राइट ट्रायंगल्स। इसको मैं ए मान लेता हूं, इसको मैं ए मान लेता हूं। सेट ऑफ आइसोस ट्रायंगल, इसको मैं बी मान लेता हूं। कहता है सेट ए में वो ट्रायंगल्स हैं जो राइट ट्रायंगल्स हैं, सेट बी में वो ट्रायंगल्स हैं जो आइसोस ट्रायंगल्स हैं। तो इस सेटअप में यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है? अब यूनिवर्सल सेट में मैं क्या लिख दूंगा? वो सेट which contains all the triangles, set of all the triangles। क्योंकि all the triangles में right triangles भी आ जाएंगे, isosceles triangles भी आ जाएंगे। मतलब A is subset of U as well as B is subset of U। और अगर आप इसको वेन डायग्राम से देखोगे तो दोनों सेट्स यूनिवर्सल सेट के अंदर समा जाएंगे। अच्छा, राइट ट्रायंगल और आइसोसेलेस में हाँ कॉमन रीजन हो सकता है, ऐसा नहीं बन गया? क्योंकि सेट ऑफ ऑल द ट्रायंगल में तो सब आ जाएगा। बट ऐसा नहीं कि मैं यूनिवर्सल सेट ये बना सकता हूं, मैं इस ट्रायंगल की जगह पे, इस ट्रायंगल की जगह पे पॉलीगन्स भी लिख सकता हूं। क्योंकि जब मैं पॉलीगन्स की बात करूंगा तो पॉलीगन्स में ट्रायंगल्स आ जाएंगे, ट्रायंगल्स आ जाएंगे तो फिर राइट ट्रायंगल। और मतलब मैंने तभी समझाया था कि फॉर अ गिवन नंबर ऑफ सेट्स, यूनिवर्सल सेट को डिफाइन करने के देयर कैन बी इनफाइनाइट वेज, देयर आर, या देयर कैन बी मोर देन वन वे in which we can form the universal set for any given number of sets। तो यहाँ पे हमें दो सेट्स दिए हुए थे A और B, और हमने उन दो सेट्स के corresponding क्या ढूंढा? यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट जो भी होता है दैट इज सुपर सेट ऑफ ऑल द गिवन सेट्स, है ना? जो भी गिवन सेट्स का सुपर सेट है वो यूनिवर्सल सेट हो गया। और इस केस में हम सेट ऑफ ट्रायंगल्स ले सकते हैं, सेट ऑफ पॉलीगन्स ले सकते हैं। ठीक है जी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या है बच्चे? व्हाट इज गिवन टू अस? यू क्या है? सारे ट्रायंगल्स। ए क्या है? वो ट्रायंगल्स विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। सेट ए में कौन से ट्रायंगल्स हैं जिसमें कम से कम कोई एंगल 60 डिग्री से अलग है? तो उसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट का डेफिनेशन क्या होगा, है ना? ये आपको पता ही है। ए कॉम्प्लीमेंट हमेशा हम क्या डिफाइन करते हैं? यूनिवर्सल सेट माइनस ए। और अगर मैं इसको लॉजिकली इंटरप्रेट करूं, ए में कौन से ट्रायंगल्स हैं विच हैव एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60? इट मींस ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आएंगे? व्हेन ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री। इट मींस अगर मेरे को ए कॉम्प्लीमेंट का डेफिनेशन लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? सेट बिल्डर फॉर्म में I will say A complement is a set which contains element in the form of X such that X is an equilateral triangle, such that X is an equilateral triangle। क्योंकि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करेंगे तो ऑल द एंगल्स विल बी 60 डिग्री।
बट ए में क्या आ रहा है, व्हेन ऑल द एंगल्स आर नॉट 60 डिग्री, तो बस ए कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि ये बेटा आपको अब तक तो ये समझ में आ गया होगा कि ए कॉम्प्लीमेंट का प्रैक्टिकली मतलब क्या है, नॉट ए, ऐसे भी सोच सकते हो। ए कॉम्प्लीमेंट का प्रैक्टिकली मतलब क्या है, नॉट ए, जो ए में ना हो, तो यूनिवर्सल माइनस ए या एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है जी, डिफाइन हो गया यहाँ पे ए डैश। हाँ, कॉम्प्लीमेंट्स लिखने हैं, ये यार आसान सा क्वेश्चन है, कर लो। और लिख करें इसको जल्दी से, देखो पहला सेट क्या है, इट इज एन इवन नेचुरल नंबर, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ऑड नेचुरल नंबर। एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसका अच्छा कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इवन नेचुरल नंबर। एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एक्स इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। एक्स इज अ प्राइम नंबर, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एक्स इज नॉट अ प्राइम नंबर। एक्स इज नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5, मतलब जो नंबर 3 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, वो 15 से भी डिविजिबल होगा। तो फिफ्थ पार्ट का आंसर हम क्या लिख देंगे, फिफ्थ पार्ट में ए डैश क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 15। सिंपल, क्योंकि x वो नंबर है जो 3 से और 5 दोनों से डिविजिबल है, मतलब 15 से डिविजिबल है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जो 15 से डिविजिबल नहीं है, तो नॉट अ मल्टीपल ऑफ 15, नॉट अ मल्टीपल ऑफ 15। फिर x इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इसका कॉम्प्लीमेंट x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। x इज अ परफेक्ट क्यूब, तो कॉम्प्लीमेंट x इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ठीक, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, इस पे आई थिंक ये डूएबल है, ये आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, काफी बेसिक सा क्वेश्चन है। ये इंटरेस्टिंग है भाई, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आपके स्कूल एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जेई मेंस या एडवांस में तो इस तरीके की प्रूविंग आएगी नहीं, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो प्रूविंग आएगी नहीं। अगर इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे वो कहाँ पे मिलेंगे आपको, स्कूल के यूटीज में, हाफ ईयरलीज में, आपके बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है जी, तो क्वेश्चन को इंटरप्रेट करो ध्यान से कि क्या गिवन है, क्या गिवन है और क्या करना है। तो हमें जस्टिफाई करना है कि ऑल द 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट, ऑल द 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट, ये हमें प्रूव करना है। अब जब भी आपको प्रूविंग करनी होती है तो मैंने कहा था 2 तरीके हैं, या तो आप अलजेब्रिकली यूजिंग द प्रॉपर्टीज आप प्रूव करते हो, या फिर वेन डायग्राम से प्रूव करते हो। देखो वेन डायग्राम से तो एक स्टेप में खत्म है ये क्वेश्चन, पहले वेन डायग्राम से समझ लीजिए। अगर आप इसको वेन डायग्राम से समझना चाह रहे हो, ध्यान दो, एक ही स्टेप में क्वेश्चन खत्म हो गया। देखो आप अज्यूम कर लो ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी, तो उसका मतलब ए क्या, ए पूरा का पूरा सेट बी के अंदर कंटेन्ड है, सेट ए इज इनसाइड बी, assuming this as यूनिवर्सल सेट। ठीक है जी, अब अगर ए बी का सबसेट है तो ए माइनस बी क्या होगा, 5 होगा, ए माइनस बी 5, बिकॉज ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं है ना जो ए में हो बी में ना हो। फिर ए यूनियन बी, बी ही होगा, ए इंटरसेक्शन बी, ए ही होगा। सब दिख रहा है आपको यहां से वेन डायग्राम बनाते। बट अगर पेपर में लिखा हो स्पेसिफिकली कि भाई प्रूव करो एल्जेब्रिकली विदाउट यूजिंग वेन डायग्राम्स, इसको जस्टिफाई करो, वेन डायग्राम से क्लैरिटी तो मिल गई भाई क्या चल रहा है ना, क्या चल रहा है। तो वेन डायग्राम दिख रहा है कि ये स्टेटमेंट बोलना, या ये स्टेटमेंट बोलूं, या ये स्टेटमेंट बोलूं, या ये स्टेटमेंट बोलूं, बात सेम है। अब इसको एल्जेब्रिकली कैसे प्रूव करना है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो मैं फर्स्ट किसी एक को अज्यूम कर लो, किसी एक को अज्यूम कर लो, तो मैं अज्यूम कर लेता हूं लेट A is subset of B। तो assuming this मैं बाकी 3 को प्रूव करूंगा। अब सेकंड को अगर प्रूव करना है, सेकंड को अगर प्रूव करना है तो कैसे प्रूव होगा, अगर A B का सबसेट है तो मेरे को प्रूव करना है A माइनस बी इज 5। तो ध्यान दीजिएगा, तो मैं ऐसे बोलता हूं लेट
a minus b is not equal to phi, and there is some element x which lies in a minus b, which lies in a minus b. It means x एक ऐसा एलिमेंट है which belongs to a, but x does not belongs to b. और अगर कोई ना कोई एलिमेंट है x जो a में है बट b में नहीं है, तो ऑब्वियसली a is not a subset of b, which is contradiction. ये contradiction नहीं होगा बेटा, क्योंकि हमें गिवन क्या है, ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, क्योंकि हमें गिवन क्या है, ए सबसेट ऑफ बी. इसका मतलब अवर अजम्पशन इज रॉन्ग. हमने एज्यूम क्या किया था, ए माइनस बी इज फाई, एंड इफ अवर अजम्पशन इज रॉन्ग इट मीन्स ए माइनस बी इज फाई. ठीक है ना. तो फर्स्ट पार्ट को हमने कैसे जस्टिफाई किया, बाय कॉन्ट्राडिक्शन. अब थर्ड पार्ट पे आते हैं. थर्ड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है कि ए यूनियन बी इज बी, है ना, ये प्रूव करना है. तो इसके लिए देखो, तो जब भी आपको दो सेट्स को इक्वल प्रूव करना है तो प्रूव करोगे ना, LHS सबसेट ऑफ RHS देन RHS सबसेट ऑफ LHS. ध्यान दीजिएगा. तो B इज ऑलवेज सबसेट ऑफ A यूनियन B. ये तो प्रॉपर्टी होगा ही, क्योंकि B के सारे एलिमेंट्स A यूनियन B में होंगे. अब वाइसा वर्सा प्रूफ कैसे करना है, वाइसा वर्सा के लिए लेट x बिलोंग्स टू A यूनियन B. इसका मतलब x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B. बट इफ x बिलोंग्स टू A देन x बिलोंग्स टू B. Why? Because A is subset of B. तो जो भी एलिमेंट A में होगा वो एलिमेंट B में होगा, तो x belongs to B और x belongs to B का मतलब क्या हो गया, x belongs to B. इसका मतलब A union B is subset of B. I can call it 2. तो 1 में हमने क्या जस्टिफाई किया, B is subset of A union B. फिर 2 में हमने क्या जस्टिफाई किया, A union B is subset of B. तो from 1 and 2, two sets are equal sets. प्रूविंग लॉजिक में ये चीज़ें सिखाई थी आपको कि जब भी आपको इक्वलिटी ऑफ द टू सेट्स प्रूव करनी है तो प्रूव कर दो लेफ्ट हैंड साइड सबसेट ऑफ राइट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सबसेट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड. हो गया जस्टिफाई. तो थर्ड स्टेटमेंट भी प्रूव हो गया. और क्या प्रूव करना है जी हमें, और हमें प्रूव करना है कि A इंटरसेक्शन B इज A. ठीक, इसको करते हैं प्रूव अभी. तो अगर A इंटरसेक्शन B A के बराबर जस्टिफाई करना है हमें, फोर्थ स्टेटमेंट ये हमें जस्टिफाई करना है, तो वही सबसेट वाला रूल लगाएंगे. नाउ वी नो दैट A इंटरसेक्शन B इज ऑलवेज सबसेट ऑफ A, क्योंकि A इंटरसेक्शन B में वो एलिमेंट्स आएंगे ना जो A में हैं एंड B में हैं, पर A में तो है ही, तो ये तो सत्य है ही. अब वाइसा वर्सा के लिए लेट x belongs to A, and if x belongs to A it implies x belongs to B also. It implies x belongs to A implying x belongs to B. From 1 and 2 I can say that x belongs to A intersection B. तो यहाँ से क्या जस्टिफाई हो गया कि A is subset of A intersection B. तो हमने प्रूव कर दिया ना, लेफ्ट हैंड साइड सबसेट ऑफ राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड सबसेट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड. हेंस फ्रॉम 1 and 2 A intersection B is A. तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर A B का सबसेट है, अगर मैं उसको अज्यूम कर लूँ, है ना, तो एक स्टेटमेंट को हमने अज्यूम किया और बाकी 3 को प्रूव कर दिया उस अजम्पशन से, है ना. तो अज्यूमिंग दिस एज ट्रू आई हैव प्रूव्ड रिमेनिंग 3. हेंस आई कैन से दैट ऑल द 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट. मतलब मेरे को इन चारों में से कोई भी एक इंफॉर्मेशन अगर पता होगी तो उस इंफॉर्मेशन को यूज करके मैं बाकी की 3 प्रूव कर सकता हूं. ये हमने जस्टिफाई किया यहां पे, राइट. आगे बढ़ते हैं. ठीक है ना, ये भी आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है. इसमें हमें गिवन क्या है,
ए एंड बी आर एनी टू सेट्स, और बोला गया ए इंटरसेक्शन एक्स इज सेम एज बी इंटरसेक्शन एक्स, एंड दोनों ही फाई हैं, बोथ आर फाई. ऑल्सो ए यूनियन एक्स इज सेम एज बी यूनियन एक्स. मतलब ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है, और इन दोनों को यूज करके हमें प्रूव क्या करना है, ए इज इक्वल्स टू बी. ये हमें प्रूव करना है. ठीक है. अब प्रूव करने के लिए आई कैन से दैट एनी सेट ए विल बी, देखो ना, ए का इंटरसेक्शन विद ए यूनियन एक्स. सोचो, इसमें ए के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, इसमें भी ए के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो उसका जब इंटरसेक्शन लोगे वो भी ए ही होगा. आई कैन ऑलवेज राइट एनी सेट ए लाइक दिस. सबसे पहला स्टेप ही ये इंपॉर्टेंट स्टेप है. मतलब इसके अंदर और इसके अंदर, दोबारा से देखो बेटा, मतलब आप ऐसे सोचो, इस सेट के अंदर और इस सेट के अंदर कॉमन क्या है. कॉमन क्यों? क्योंकि इंटरसेक्शन देख रहे हैं हम. तो सेट ए और ए यूनियन एक्स, ए में ए के सारे एलिमेंट्स आएंगे, ए यूनियन एक्स में भी ए के सारे एलिमेंट्स आएंगे, तो उनका इंटरसेक्शन जब लोगे तो उसमें सारे ए के एलिमेंट्स आएंगे, है ना. तो जो पहला स्टेप है यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है. अब फिर से, बट आई नो दैट ए यूनियन एक्स इज सेम एज बी यूनियन एक्स. क्वेश्चन में दिया है ए यूनियन एक्स इज सेम एज बी यूनियन एक्स. अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज हमने पढ़े हैं, इंटरसेक्शन कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर यूनियन. तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स. अगेन A intersection B union A intersection X is given to me phi, hence it will be A intersection B. You can call it 1. अब similarly बिल्कुल उल्टे स्टेप्स लगा दो. तो हम सेट B को अज्यूम कर लेंगे B intersection B union X, then B intersection A union X. Again distributive law will say B intersection A union B intersection X. It means B intersection A union phi, hence B intersection A, but we know that intersection is commutative, or we can say A intersection B. तो देखो हमने क्या जस्टिफाई कर दिया, हमने प्रूव कर दिया A is equals to A intersection B as well as B is equals to A intersection B. Hence from 1 and 2, from 1 and 2 we can say that A and B are equal sets. यही प्रूव करना था ना हमें, A is equals to B. Proved. Why? A बराबर है A intersection B के, B भी बराबर है A intersection B के. इसका मतलब A और B इक्वल सेट्स रहे होंगे. इसका मतलब A और B इक्वल सेट्स हैं. ठीक है बेटा. देन using the properties we have to justify that A union A intersection B is A only. चलो कोशिश करते हैं. तो आई थिंक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते ही ये प्रूव हो जाएंगे. क्वाइट ऑब्वियस है. वेन डायग्राम से भी कर सकते हो और अलजेब्रिकली भी. वेन डायग्राम इज इजियर वे, मैं तो आपको अलजेब्रिकली जस्टिफाई करके बताता हूँ. तो फर्स्ट पार्ट शुरू करता हूँ. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से ट्राई मारें एक बार, देखते हैं. तो फर्स्ट पार्ट में जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से क्या हो जाएगा, ये ए यूनियन ए, देन इंटरसेक्शन A union B, and we know that A union A is A, so A intersection A union B. अरे ये तो ये वाला फॉर्म ही आ गया, बहुत बढ़िया. अब फर्स्ट और सेकंड मतलब इक्विवेलेंट ही हैं. दिस स्टेटमेंट एंड दिस स्टेटमेंट दे आर इक्विवेलेंट. अब सोचने वाली बात यह है कि A में और A यूनियन B में कॉमन क्या होगा. A यूनियन B में A के सारे एलिमेंट्स आएंगे,
ए के अंदर तो ए के सारे एलिमेंट्स आएंगे, तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी ऑब्वियसली ए होगा, ऑब्वियसली ए होगा। या फिर मैं ये भी कर सकता हूं कि LHS सबसेट ऑफ RHS देन RHS सबसेट ऑफ LHS, उससे भी हम जस्टिफाई कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, राइट? तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर में देखने को मिलते हैं, ठीक है? तो आज का पर्पस यही था कि आपको कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिल जाए जो आपको जेईई मेंस, एडवांस या आपके स्कूल के एग्जाम्स में हेल्प करे। तो विद दिस ये वाला चैप्टर हमारा सेट्स टोटली कंप्लीट है, और नेक्स्ट क्लास से विल बी स्टार्टिंग विद द न्यू चैप्टर ऑफ क्लास 11th विच इज रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो तब तक स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब करो ऐप को, सब्सक्राइब करो चैनल को, और कोई भी कंटेंट मिस ना हो तो स्टे ट्यून्ड, ठीक है बच्चों? चलिए, थैंक यू, देन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।